नमस्कार साथियों। तो हम लोग आज जो है ना न्यूट्रिशन यानी पोषण से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और क्लासेस थोड़ी लंबी लेंगे, टॉपिक वाइज छोड़ते हैं। कम से कम 45 मिनट्स का जो है ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण प्रोटीन वृद्धि धीमी होती है? मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो जब प्रोटीन की कमी होगी ना तो शारीरिक वृद्धि क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। और विटामिन जो होता है ना, विटामिन और प्रोटीन में क्या फ़र्क है? देखिए, विटामिन्स कोई पोषक तत्व तो नहीं होता है, लेकिन वो बीमारियों से रक्षा करता है, विटामिन्स जो है वो। और प्रोटीन जो है वो बहुत पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और बाकी चीज़ों में मदद करता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन शरीर को अलग अलग रोगों से लड़ने में मदद देता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है तो यह है दूध। ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो 20 साल में लगातार आ रहे हैं, रिपीट हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये होती है मूंगफली में। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज़ का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। टिश्यूज़ का निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? देखिए, विटामिन डी जो है ना उसको हार्मोन माना जाता है। क्यों? सूरज से भी आपको विटामिन डी जो है वो मिल जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है तो वह है ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। लगभग 45 ग्राम जो है एक महिला को प्रोटीन की दैनिक मात्रा होनी ही चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कितना बढ़ गया, 25 ग्राम का इसमें वृद्धि हो गया। तो जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनको उनके आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च के। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। अलसी यानी तीसी, हम लोग के यहाँ उपजता भी है तीसी। तो अलसी यानी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 और वसीय अम्ल का जो है ये प्रचुर स्रोत है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में होती है। वहाँ जो भी रस है ना उसका चूषण वहीं पे होता है। तो वहीं पे जाके सब जो है अवशोषण होता है सारे पोषक तत्वों का। कहाँ? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो देखिए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो उसमें खट्टापन आ जाता है और दूध खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी एवं क्षारीयता यानी एल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस जो है वो शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी एवं क्षारीयता एल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पाचन में सहायक है? तो यह है रेनिन। रेनिन बच्चों में ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा दूध को पी पाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है वो प्रोटीन है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो पपीता में जो है ना विटामिन सी की भी अच्छी मात्रा होती है। पपीता में विटामिन सी की भी मात्रा अच्छी होती है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए दूध में एक ही चीज़ नहीं होता है, वो होता है विटामिन सी। बाकी दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो वह ग्लूटेन।
गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का पीला रंग होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी व B3 का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। बाकी विटामिन तो हम लोग ऊपर से लेते हैं, लेकिन विटामिन डी और B3 दोनों का निर्माण हमारे शरीर के भीतर होता है। विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। विटामिन B6 जो है ना, वो किसी भी स्वप्न को अधिक देर तक याद रखने में सहायक होता है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन होता है, ठीक है ना, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। सब्जी हम लोग खाते हैं तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल के दाने लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित है? तो है लैक्टोज। दूध में है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी से स्कर्वी होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। विटामिन के की भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की भूमिका होती है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजिन के रूप में। विटामिन्स होते हैं तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन्स होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, लेकिन 2 विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी का और विटामिन B3 का। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो उसने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो देखिए, विटामिन ए जो है ना, कॉड यकृत तेल में, शकरकंद में, गाजर में और पालक आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रौतंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन, यह है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इन सबको एक बार घोट ही लेना है, B1 B2 वगैरह का क्या नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन B एवं C। देखिए, इसका एक जो है ना, मतलब वो है, इसका एक फार्मूला है, मैं अभी ही बता दूंगा थोड़ी देर में ही। वहाँ पे आएंगे ना तो हम बता देंगे इस चीज़ को। पेलाग्रा और स्कर्वी रोग किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B3 और विटामिन C के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बच्चों में कुपोषण होता है वहाँ रिकेटस देखने को मिलता है। रक्त थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं संक्रमण विरोधी विटामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलकों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह है थायमिन B1। भोजन में रेशों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। अब देखते हैं लास्ट का लाइन। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है ना। विटामिन डी कम रहेगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब देखते हैं दीर्घमात्रिक खनिज, मैक्रो मिनरल्स, खनिज तत्व और महत्व देखते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का फॉर्मूला Ca है
और दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में ये सहायक होता है। फास्फोरस, इसका सूत्र पी है। दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी और डीएनए के में ये सहायक है। गंधक, एस, अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है ये। पोटेशियम, के, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी इसमें सहायक है। क्लोरीन, Cl, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन होता है। सोडियम, Na, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी प्रक्रियाओं के एंजाइमों का संघटक है, ये कोफैक्टर है। खनिज और प्रमुख स्रोत देखते हैं, जैसे लौह का है केला एवं खजूर। पोटेशियम का है पालक। आयोडीन का है आयोडीन युक्त नमक, सामान्य नमक। कैल्शियम का है दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो यह है मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी के उपचार में उपयोगी है? तो यह है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा रहती है। आंवला समझिए अमृत फल है आंवला, ठीक है ना। आंवला जरूर खाइए, बहुत जगह ये आपको बेनिफिट देगा। स्कर्वी रोग से तो हर आराम से बचा देगा। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? देखिए 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होना चाहिए और 3/5 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है वसा में। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यह है विटामिन ए। अब देखते हैं, देखिए पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्या है कैसे है। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब बहुत डिटेल लोगों को बेसिक लो पता ही है। जैसे विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, इतना जानिए ये काफ़ी है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है ना। और इससे डीप में अंदर घुस के जो भी आएगा क्वेश्चन, आप इसका आराम से जवाब दे पाएंगे। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है। विटामिन्स जो है ना वो दो ही जगह घुलनशील होते हैं, एक वसा में और एक पानी में, ठीक है ना। तो देखिए कीड़ा को आप देखें, कीड़ा को उठा के पानी में डालिए, कीड़ा को उठा के पानी में डालिएगा तो वो पानी में तैरने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आप कोई भी कीड़ा को उठाइए, उसको वसा में डालिए, तो वसा में डालिएगा ना, तो वसा में देखिए कीड़ा जो है ना अंदर घुल मिल जाएगा, यानी KEDA कीड़ा। कीड़ा जो है वो वसा में तो घुल जाएगा, लेकिन पानी में किसी कीड़ा को देखें कि घुलते हुए, वो तो पानी में तैरने लगेगा। देखिए जो मैंने बताया कि वसा में कीड़ा घुल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको याद रखने के लिए ये मैंने बताया है। तो देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए हो गया ना कीड़ा, KEDA। तो कीड़ा जो है ना मतलब विटामिन KED और ए, ये सब वसा में घुलनशील है और बाकी विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो यही है, तो ये बेसिक चीज़ है, आपको ये सब चीज़ लगभग मालूम ही होती है कि क्या है कैसे है। तो जो काम की चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब देखते हैं विटामिन B1, इसको थाइमिन बोलते हैं। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, B3 को बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल, B5 को बोलते हैं पेंटोथिनिक अम्ल, B6 को बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन, B7 को बोलते हैं बायोटीना, B9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल समूह और B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए एक ही चीज़ में ट्रिक है कि किस में मिलता है, किस चीज़ में और किस में नहीं मिलता है। जैसे कि देखिए विटामिन ए से शुरुआत करता हूँ मैं कि विटामिन ए किस में मिलेगा? तो कैरोटीन युक्त फल, यकृत और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में। और इसका कार्यकी पर प्रभाव क्या पड़ता है और कमी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोग इन सब चीज़ों को मोटे तौर पे सब जानते ही हैं और मोटे तौर पे चीज़ें ही आती है, तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा घुस के उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ याद रखिए कि फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कीड़ा है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और बाकी जितने विटामिन है वो जल में घुलनशील हैं, कीड़ा को छोड़ के। कीड़ा जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। मैं इसको ट्रिक से हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं पादपों की अकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है।
तो पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम। जाइलम के द्वारा पादपों में जो जल है वो ऊपर चढ़ता है। एक बीज किसके प्रभाव में अंकुरित हो सकते हैं? तो किसके अभाव में, यानी जिस चीज़ का अभाव होता है फिर भी हो जाए काम, तो पर्याप्त प्रकाश। हम लोग जानते हैं अंधेरे में ही ज़्यादातर जो है ना बीज अंकुरित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो श्वेत में। श्वेत में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया द्वारा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन रुक जाता है विसरण क्रिया। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है। वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। पुष्पी पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का होता है, यानी फोटोसिंथेसिस में होता है। यदि हम केचुआ अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? प्रसारण प्रघात के कारण, है ना। इसको बोलते हैं डिप्लासोमाइलाइसिस, यानी परासरण प्रघात के कारण इसकी डेथ हो जाती है। कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो अतिरिक्त नाइट्रोजन जो है ना मटर के कारण मिलता है मिट्टी को। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम नहीं है पौधे के विकास में आवश्यक। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को। देखिए आंवला बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल से। अफीम जो है फूल से, वो देखते होंगे कट कट करके उसको निकालते रहते हैं। तालिबानी जो खेती करते हैं अफीम की, तो वो जो पौधे का जो फूल होता है ना, जो पकने से पहले कच्चे फल को ही उसको हल्का हल्का काट काट के उसको इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं प्रोटोजाइलम। कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है कॉफ़ी। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत पर पाले जाते हैं, मलबरी पर पाले जाते हैं रेशम। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट में होती है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो यह है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइटस में। वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, तो वो होते हैं लाइकेंस। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद यानी फेनोग्राम्स विदाउट ओवरी क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? ये होते हैं स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट। परजीवी पौधे अपने पोषद होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो उसको बोलते हैं चूसकांग। हॉस्टोडियम के द्वारा जो है वो करते हैं, चूसकांग के द्वारा जो है ना वो चूषण करते हैं अपने लिए भोजन का। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों यानी डाइकोटाइलडोनस प्लांट्स में पाया जाता है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? तो कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो है तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट्स। और रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एक बीजी पौधे में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो है एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है? ये कहा जाता है बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। पादप और प्रयोग योग्य भाग्य है। लहसुन प्याज है, यह है सल्ककंद यानी बल्ब। हल्दी अदरक, यह है प्रकंद। अरबी है जिमीकंद है, यह है घनकंद। आलू है कंद स्तंभकंद। हार्मोन विकार से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स विकर यानी एंजाइम से भिन्न है। देखिए यहाँ पे हार्मोन्स विकार नहीं है, विकर है। हार्मोन्स विकर यानी एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी प्रक्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है।
प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो ये तने का है। प्याज जो है वो तने का परिवर्धित रूप है। अब हम लोग बात करें कंकाल का, स्केलेटन का। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है विकास के चौथे से पाँचवें सप्ताह में। विकास के चौथे से पाँचवें सप्ताह में मानव भ्रूण का जो है स्पंदन यानी हार्ट पल्सेशन शुरू हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? देखिए 28 अस्थियां होती है। इसमें देखिए बहुत थोड़ा ऊंच नीच है, मुझे पूरी कैलकुलेशन आपको बतानी होगी। देखिए ऊपर खोपड़ी में तो 8 ही होती है, ठीक है ना। और सामने का अगर जो चेहरा है उसकी अस्थियों को मिला लिया जाए तो 14 8 22 होती है। एक गर्दन की हड्डी को मिला लें तो 23 होती है। और 7 जो है ना ऐसे कनेक्टिंग बोन्स होते हैं जिसको हम लोग कई बार नहीं जोड़ते हैं, तो वो मिला के ये 29 लिख रखा है, ठीक है ना। कई जगह पे इसका उत्तर 8 भी हो सकता है और 28 भी लिखा हुआ मिलेगा, आगे ही इसमें 28 मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन एक सेपरेट क्लास में बता दूंगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। मतलब जो लोग बायोलॉजी से हैं, थोड़ा डीप स्टडी करते हैं, ये उनके काम के लिए है। फिर भी मैं बता दूंगा, जिनको देखना होगा वो देख लेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मान लीजिए रोड पे आपने देखी कार को, तो आप वहाँ से फटाफट हट जाते हैं, दिमाग तक ये बात जाता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग तक जाएगा तो प्रोसेस करने लगेगा, तो शायद आप टाइम पे हट ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये फैसला स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही हो जाता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 206 अस्थियाँ होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंतवलक, इनामेल। इनामेल जो है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पसलियां होती है, गिन के देख लीजिए, ठीक है ना। 12 जोड़े पसलियां होती है। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु स्पर्म डिंब को निषेचित करता है। देखिए जो निषेचन होता है ना, वो एक फीमेल के शरीर में होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना, यानी डिंब वाहिनी नली में। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 65%। देखिए इसका भी कैलकुलेशन है कि अलग अलग हिस्से में कितना होता है, तो ये भी मैं बता दूंगा, सेपरेट क्लास में इसको भी बताऊंगा। वैसे भी मानिए 65%, कई जगह 70% भी रहेगा तो वो भी सही ही होगा, 65 से 70%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस ये आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? तो जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो ओल्व यानी एमनोनियन रक्षा करता है। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन यानी ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो उल्व यानी एमनोनियन इसकी रक्षा करता है। मानव के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो है ना वो 2 बार विकसित होते हैं। नॉर्मली बच्चों के दांत देखिएगा 20 ही होते हैं, ठीक है। बाद में जैसे दांत टूटते हैं उगते हैं तब उनकी दांतों की संख्या 32 तक पहुंचती है। वैसे सबके मुंह में 32 दांत नहीं होते हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? 28। अभी हमने तो 29 देखा है, ठीक है ना। तो गर्दन की हड्डी जोड़ दी तो गर्दन में एक हड्डी होती है तो हो गई 29। गर्दन की हड्डी हटा दी तो हो गई 28। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैंकिस गुहा। कोलम और स्प्लेंसिक कैविटी मानव की सबसे बड़ी गुहा है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी रिजेनरेशन किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा होता है। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। कंडरा जो है टेंडन है वो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। कई लोगों का लिगामेंट जो ब्रेक हो जाता है ना, तो उनको थोड़ी सी चलने में परेशानी होती है। वैसे उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी दर्द होता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसी ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण होती है भिन्न।
अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। कौन लसिका यानी लिम्फ में किन रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है लसिकाओं में। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो यह कीरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ये करती है ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों में होता है? संयोजित ऊतकों में होता है अस्थियों का निर्माण। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है? 300 से ऊपर होती है। ये अलग अलग होती है, बाद में ये जुड़ती जाती है और जब बच्चा बड़ा होता है तो 206 अस्थियां ही रह जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में होती है सबसे अधिक अस्थियां। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि के द्वारा हमारे मस्तिष्क की खोपड़ियां जुड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंडे ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये मिलता है अल्ना एवं ह्यूमरस में। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। शीत निद्रा के मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? तो केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग में किस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17% होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, RBCs है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो यह लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लाटिस के द्वारा ये बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वास ऑक्सीश्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ATP अणु के रूप में होता है। पहाड़ों पर रहने वालों में RBCs की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, वो आराम से इसलिए सांस ले पाते हैं। लेकिन जो लोग मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों पर जाते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। अवायवीय श्वसन यानी एनॉर्बिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये है ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी है? तो 12 से 15 बार है प्रति मिनट। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार प्रति मिनट होती है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में हो जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो ये होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? यह होता है प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP के अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं
का विशुद्ध लाभ होता है? तो दो विशुद्ध लाभ हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। किण्वन यानी फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये की थी लुईस पास्चर ने। ये ईस्ट में की थी, फर्मेंटेशन की खोज की थी ईस्ट में। फेफड़ों तक शुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ये पहुंचाया जाता है फुफ्फुस धमनी यानी प्लमोनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद यानी लेफ्ट आर्टेरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ये फुफ्फुस शिरा यानी पुलोमोनरी वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक यानी रिस्पायरेशन कोसेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन यानी गैनांग रिस्पायरेशन से मापी जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। ये आजकल बहुत चर्चा में था। एक टर्म था हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी तो हो जाती है लोगों को, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, इसको लेके काफ़ी भ्रम फैलाया गया। लेकिन भाई ये मैं बता दूं, हाइपोक्सिया जो है या अनॉक्सिया है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो वो इसलिए होती है ताकि वायरस को शरीर आराम से मार सके। तो कई बार लोग इसको चेकअप करा के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा ये स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो यह है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ना वो छोटी आंत से स्रावित होता है। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। पित्त यानी बाइल का निर्माण यकृत लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में पूर्ण होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो है गैस्ट्रीन। लार तथा टाइलिन एंजाइम किसके माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? ये कहता है कर्मांकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? यह ग्लाइकोजिन के रूप में रहता है शरीर में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है HCl। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? वो करता है HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजिन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का भंडारण करता है वह यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो होती है यकृत। यकृत स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर यानी सेंट्रल इंसाइजर दांत निकलता है। आपने देखा भी होगा सबसे ऊपर के दांत सबसे पहले आते हैं या नीचे के। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है अग्न्याशय। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है किसी भी स्तनधारी में। तो मानव में भी क्या है? यकृत है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय है। लार का pH मान कितना होता है? यह होता है 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह है ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है विटामिन A। लैंगरहंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्न्याशय में, पैंक्रियाज में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है? तो ये होता है अग्न्याशय में। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। यकृत द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है फाइब्रोनोजिन एवं प्रोथ्राम्बिन। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रोनोजिन एवं प्रोथ्राम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो यह हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो वृक्क यानी किडनी पे पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए।
मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। कई बार ये लेट भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, ये उसके कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क, किडनीज के द्वारा ये पृथक किया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। इंसुलिन में जो है ना जस्ता उपस्थित होता है। चलिए इसी क्लास में उत्सर्जन तंत्र को भी देख लेते हैं। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है। यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। एल्कोहल के निराविशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो वह है यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डायलिसिस यानी रक्त आपोहन। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो यह है अमोनिया। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है 1.5 लीटर। एक आदमी 1.5 लीटर तक मूत्र त्याग करता है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो वह है डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क यानी किडनी प्रभावित होती है। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस द्वारा उत्सर्जन होता है। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, तो जंतु मुख्य उत्सर्जी अंग देखते हैं। तो मनुष्य तो वृक्क है। अमीबा तो त्वचा सतह व रिक्तिका है। केचुआ में उत्सर्जिकाएँ हैं। झींगा मछली में हरित ग्रंथियाँ हैं। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएँ हैं। आर्थ्रोपोडा में मेलपीगी नलिकाएँ हैं। सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह व मुख है। वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन्स यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वह है कीरेटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यह है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के कारण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से लेके 1.2 लीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहते हैं वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है इसको बोलते हैं हीमोटूरिया। हीमोटूरिया में मूत्र के साथ रक्त आता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से ये शुद्ध होता है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग, तो हम लोग देखते हैं उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ है। वृक्क, किडनी, रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े, लंग्स, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत, लीवर, नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत, इंटेस्टाइन, ये कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग यानी अर्थराइटिस का कारण क्या है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना, यह है गठिया का कारण। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टाइलिसिस। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। तो देखिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्या करिए कि इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना बार बार देखिए, जितना हो सके उतना घोटिए, लिख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा ना बीपीएससी में या सीडीपीओ में या बिहार दरोगा में, वो इससे बाहर नहीं आएगा। इतने में सारा क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी का वो सिमट जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।